जब से हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद की तरह काम कर रहा है और आर्टिकल जो 142 है इसको न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तब से भूचाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। तो इस सारी न्यूज को हम कवर करेंगे कि आर्टिकल 142 क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट निरंकुश हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट तानाशाह हो रहा है, या राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति की पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, और हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनका बयान क्या था, इस सब पर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा है क्या आखिर, किसकी कितनी पावर है, कौन बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि राष्ट्रपति बड़ा है, राष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है। इस तरह की बहसें आपको आमतौर पर देखने को मिलती रहती हैं। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये मुद्दा जो आया है चर्चा में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट बांध दी थी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके लिए और राज्यों के राज्यपाल हैं उनके लिए, कि अगर आपके पास कोई बिल आता है तो उसमें उन बिलों को आप मंजूरी देने के लिए इतने दिन के लिए जिम्मेदार हैं या इतने दिन के लिए आपके पास टाइम लिमिट है। तो इसी न्यूज को हम कवर करने वाले हैं आज, तो आप लोग बने रहिए। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं। अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आया है इस संडे, यानी कि कल। ये संडे को होने वाला है और अगले संडे फिर से होगा। अगर आप जीएस का टेस्ट देना है तो सुबह 9:30 बजे दे सकते हैं, 2:30 बजे सीसेट का टेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जीएस में टॉप 10 में आते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 1 महीने के लिए। अगर आप इसमें टेस्ट में टॉप 30 में आएंगे तो सीसेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी 1 महीने के लिए। ध्यान रखेंगे इसको। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके इनरोल कर लीजिए और वहां पर टेस्ट दे देना। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के कोर्स लाता है। इसमें ये प्लस में सारे फीचर्स हैं, और अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो प्लस के सारे फीचर प्लस उसके अलावा ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव मेंटरशिप, 20 जीएस की बुक है, मेंस आंसर राइटिंग है, रिवीजन मॉड्यूल, सारा आपको मिल जाएगा आइकॉनिक में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज को खरीदने के लिए या जो बाकी कोर्सेज उनको ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, PAUPSC। जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 60% या बाकी जो भी डिस्काउंट बार बार आते रहते हैं वो मिल जाएगा आपको इसमें डिस्काउंट। इसके अलावा जीएस और सीसेट का एक क्रैश कोर्स है, 9,999 में है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और इसके थ्रू प्री पास कर लेते हैं तो मेंस आपको फ्री मिलेगा। इसमें मेंस आपको फ्री मिलने वाला है इस कोर्स में, अगर आप इस कोर्स से प्री पास कर लेते हैं। इसके अलावा आपको सारी चीजें कंप्लीटली फ्री मिल रही हैं। प्रीलिम्स के PYQ टॉपिक वाइज हैं, यूपीएससी बिगिनर किट है, इसमें आपको यूपीएससी का सिलेबस, एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज, यूपीएससी स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सारे, और करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन 1 साल का, ये भी आपको फ्री मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करिए। अगर आपको सीसेट ज्वाइन करना है, ओनली सीसेट, तो सीसेट 2999 में ओनली सीसेट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चर्चा में क्या है, मुद्दा क्या है, इस पे बात करते हैं। धनखड़ जी ने कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़, इन्होंने कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 जो आर्टिकल 142 है उसके तहत को कोर्ट को मिले विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गए। यानी कि हमारी जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उसके खिलाफ जो आर्टिकल 142 है न्यूक्लियर पावर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसने कहा, हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। जज जो है सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, यह भी इनका कमेंट था कि जो जज हैं सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर भी पार्लियामेंट। तो एक तो हम समझेंगे 142 क्या है, आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के जो अधिकार हैं उनकी सीमा तय कर दी थी। गवर्नर के अधिकार क्या होंगे, कितने दिन में उनको जवाब देना होगा, और उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं उनको कितने दिन में जवाब देना होगा, सारी सीमाएं तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, इनकी पीठ थी। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल के पास जो वीटो है वो कोई भी नहीं है, यानी कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था इसके साथ साथ कि राज्यपाल के पास कोई वीटो नहीं है, वो वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो 10 जरूरी बिल हैं उनको राज्यपाल, सरकार की तरफ से अगर वो आते हैं तो राज्यपाल उनको नहीं रोक सकता, वो
अवैध है। तो ये लिमिट लगा दी थी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी लिमिट की वजह से धनखड़ जी का ये बयान आया था। अब जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि जस्टिस वर्मा के केस में एफआईआर क्यों नहीं हुई। जब इस लेवल पर जो हमारी संसद या सरकार कोई काम कर रही है, उस लेवल पर अगर रिस्ट्रिक्शन है, राज्यपाल या राष्ट्रपति पर रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर जस्टिस वर्मा पर केस क्यों नहीं हुआ, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? राज्यसभा के पूर्व शिक्षकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा था कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी काम करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे, यानी कि खुद सुपर संसद बन जाएंगे, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। यह सवाल उठाया हमारे उपराष्ट्रपति ने, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। यानी कि इन्होंने जजेस पे कमेंट किया था कि क्या ये देश का कानून इन पे लागू नहीं होता, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती है? जो चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र में, वो सबसे अहम होती है, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और फाइनल पावर किसमें होती है? जनता में होती है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो सबसे अहम होगी, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, सबको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। जस्टिस वर्मा, कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि वहां पर एक जज के घर में अध जले हुए नोट पाए गए थे बहुत सारे, तो उनकी बात हो रही है जस्टिस वर्मा कि उनके घर में अध जली नकदी मिलने के मामले में अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है। सवाल उठाया जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति ने कि अब तक इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही, क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? ये सवाल था। इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। तो इन हाउस कमेटी तो बनाई जांच के लिए, लेकिन हुआ क्यों नहीं कुछ, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्यवाही का अधिकार संसद के पास है। कमेटी को सिफारिश देनी है, कार्यवाही कौन करेगी? संसद। लेकिन अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यह भी हमारे उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाया। तो सवाल उठे कहां से कि सुप्रीम कोर्ट सरकारों पर या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति पर तो दबाव बना रहा है, उनके लिए तो रूल बना रहा है, अपने लिए भी कोई रूल है कि नहीं जजेस के लिए? यह सवाल था जगदीप धनखड़ का। अगर ये मामला किसी आम आदमी का होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी होती। ये भी कहा हमारे उपराष्ट्रपति ने। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, यानी कि उनको सम्मान मिलता रहा है और सम्मान मिलता रहना चाहिए, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं, यानी कि ताज्जुब में हैं, असमंजस में है लोग कि इस मामले में देरी क्यों हुई है, कि जज के घर से इतने नोट मिलने की वजह से एफआईआर नहीं हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर जानते हैं आप? कोई संज्ञेय अपराध हो जाए तो उससे संबंधित जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। सबसे पहले जो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है उसको कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आमतौर पर इसको एफआईआर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध के बारे में पहली सूचना होती है, इसलिए इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पहली होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एफआईआर। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये तो था हमारे उपराष्ट्रपति ने जो उस पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के या जो जज के यहां पर जो पैसे मिले थे, नोट मिले थे, उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर कोई बिल राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति के लिए, अगर कोई बिल राज्यपाल भेजता है राष्ट्रपति के लिए, तो उस पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को 3 महीने की टाइम लिमिट दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तो ये आया था तमिलनाडु वर्सेस राज्यपाल के मामले में। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की लेजिस्लेचर कोई कानून बनाए तो राज्यपाल 1 महीने में उस पर फैसला लेगा, और राज्यपाल अगर उस कानून को राष्ट्रपति के लिए भेज दे तो उस पर 3 महीने में राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी, 3 महीने वाली। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था और 11 अप्रैल की रात वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला इसमें दिया था, आर्टिकल 201 का इसमें हवाला दिया गया। तो इसको भी हम जानेंगे, यह आर्टिकल क्या कहता है। राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, यानी कि
राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल पर वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया हो। ध्यान रखेंगे इसको। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जो राष्ट्रपति फैसला लेंगे उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी कि बिल संवैधानिक है कि नहीं, संविधान के खिलाफ है या संविधान के पक्ष में है। इसका फैसला कौन करेगी? न्यायपालिका। यानी कि इस पे फाइनल फैसला लेगी न्यायपालिका। फैसला क्या लेना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे तो, आर्टिकल 201 क्या कहता है? जब विधानसभा कोई बिल पास कर दे तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है। वो आपको पता है, अगर स्टेट में बिल पास हो रहा तो राज्यपाल के पास फाइनल उस पर मोहर लगती है, और अगर सेंटर में यानी कि संसद में हो रहा तो राष्ट्रपति के पास। तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है, और उसकी स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बिल बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। यानी कि आर्टिकल 201 ये कहता है कि अगर कोई लेजिस्लेचर, स्टेट की असेंबली कोई बिल पास करती है और वो राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति को या तो उसको मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि वो मंजूरी इसको नहीं दे रहे। ये आर्टिकल 201 कहता है, और इसी का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो बयान था वो दिया था। जो आर्टिकल 201 है उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के डिसीजन की न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 201 के तहत राष्ट्रपति की जो बात है, राष्ट्रपति का जो निर्णय है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक समीक्षा होगी। अगर बिल में केंद्र सरकार के डिसीजन को प्राथमिकता दी गई है तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। मतलब कि अगर जो बिल है उसको केंद्र सरकार के डिसीजन को प्राथमिकता उसमें दी गई है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का ये मानना रहा हो कि कहीं राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है उन्होंने ये माना। तो ये लाइन इसलिए दी है कि अगर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई है तो उस बिल की समीक्षा की जाएगी। किसके आधार पर? मनमानी या दुर्भावना के आधार पर। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट पावर में है या सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या राष्ट्रपति। तो आपको ये बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान है क्या, क्या इसका हमारे संविधान में प्रावधान है, कौन किस तरह से डिसीजन ले सकता है। न्यायिक समीक्षा काम कैसे करती है? जुडिशियल रिव्यू। जब कोई व्यक्ति या संगठन सरकार के किसी काम को चुनौती देना चाहता है तो वे अदालत में एक पिटीशन दायर करते हैं। अगर सरकार के किसी काम को कोई संगठन या व्यक्ति चुनौती दे तो वो एक पिटीशन दायर करते हैं अदालत में, और अदालत फिर कार्य की समीक्षा करती है और ये तय करती है कि क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। सपोज करो आपको लगता है सरकार के कोई काम के ये गलत है और उसके पिटीशन दायर की जाती है। जैसे आप अभी एग्जांपल ले सकते हैं वक्फ बिल का। तो गवर्नमेंट वक्फ बिल लेके आती है, वक्फ बिल लाने पर जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करता है। तो इस तरह से पहले पिटीशन दायर की जाती है। यदि अदालत काम को असंवैधानिक मानती है तो वो उसे रद्द कर सकती है। अगर अदालत को वक्फ जो संशोधन बिल है अगर उसको मानती है कि असंवैधानिक है तो उसको कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये होती है जुडिशियल रिव्यू। भारत में न्यायिक समीक्षा किस तरह, क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है भारत में न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि भारत में जुडिशियल रिव्यू की पावर किस किस के पास है? सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी पास है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, और वो ये तय कर सकता है कि कोई कानून या काम असंवैधानिक है या नहीं। तो संविधान का व्याख्याकार, संविधान का असल आप कह सकते हैं कि उस पर नजर रखने वाला, उसकी व्याख्या करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय को भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है, लेकिन वे केवल राज्य सरकार के कामों की समीक्षा कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के कामों की समीक्षा कौन करेंगे? हाई कोर्ट। स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों की समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखेंगे, स्टेट वाले कामों की समीक्षा पहले हाई कोर्ट में जाएगी। यह संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। इसको जो है जुडिशियल रिव्यू या उसको पावर दी गई है, ये शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार के सभी काम कानून के अनुरूप किए जाएं। तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के जो काम है वो सारे संविधान के अनुरूप हो। सरकार, कई बार क्या होगा कि सरकार को अगर ज्यादा बहुमत मिल गया, सरकार को बहुमत ज्यादा मिल गया तो उसकी वजह से वो निरंकुश हो सकती है, मनमानी कर सकती है। तो उसके लिए कौन है? जुडिशरी है हमारी, ताकि वो उसको ध्यान दिलाए कि आप संविधान के दायरे में काम करिए। न्यायिक समीक्षा की जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है,
क्योंकि जब जुडिशियल रिव्यू होगा, किसी चीज पे उसको रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, तो लंबा टाइम लग सकता है। न्यायिक समीक्षा का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या संगठन अदालत में एक याचिका दायर करे। ऐसा नहीं है बिना याचिका दायर करे किया जाएगा, अदालत में याचिका दायर की जाएगी, तभी न्यायिक समीक्षा होगी, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। इसका दायरा कुछ मामलों में सीमित है, जैसे कि कानून की संवैधानिक वैधता, यानी कि इसका दायरा सीमित भी है अगर कानून की संवैधानिक वैधता जांचनी हो तो, ज्यादा ब्रॉड नहीं है। जैसे कि मान लो सरकार ने एक नया कानून बनाया जो किसी विशेष समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोई कानून बनाया और सरकार ने, और वो किसी विशेष समुदाय के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है। इस समुदाय के लोग अदालत में एक याचिका दायर कर सकते हैं और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे सकते हैं। यदि अदालत को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो वो उसे रद्द कर सकती है। सिंपल सा तरीका है, जिसके भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जिसको लगता है कि सरकार का कानून गलत है, वो जाके एक पिटीशन दायर कर सकता है और उसके बाद रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको। अब आर्टिकल 201 क्या है? इसमें इस बात का प्रावधान है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, उसे वापस ले सकता है। 201 के तहत राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करेगा और राष्ट्रपति उस पर या तो अपना दे देगा, मतलब साइन कर देगा, या फिर उसको रोक सकता, मतलब उस पर डिसीजन रोक सकता है, उसको वापस ले सकता है। ये विधेयक जो है, अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस भेजने के निर्देश भी दे सकता है। धन विधेयक को तो वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति कह सकता है राज्यपाल को कि इसको अपना वापस भेज दीजिए राज्य के लेजिस्लेचर को। विधेयक जब वापस आ जाएगा और विधानमंडल फिर से राज्य का 6 महीने के अंदर उस पर पुनर्विचार करेगा। अगर विधानमंडल उसमें चेंज करता है या बिना चेंज करे भी, या तो चेंज करके या बिना चेंज करे भी फिर से वापस करता है, तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए फिर से भेज दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर फैसला लेना जरूरी है, कोई विधेयक राज्यपाल अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो उस पर राष्ट्रपति को फैसला लेना जरूरी, ये यहां पर टाइम लिमिट लगा दी थी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी बात पर हो गया था बवाल। आर्टिकल 142 क्या है? यह भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है, यानी कि पूरी तरह से न्याय हो, जस्टिस हो, ये उसका अधिकार देता सुप्रीम कोर्ट को 142। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लंबित किसी भी मामले में आवश्यक आदेश पारित कर सकता है या निर्देश दे सकता है, भले ये किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान या प्रक्रिया के तहत ना हुआ हो। तो ये 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं अधिकार, और इसी 142 को कह दिया था न्यूक्लियर मिसाइल। किसने? हमारे उपराष्ट्रपति ने। 142 की क्या विशेषताएं हैं? पूर्ण न्याय, मतलब 142 का मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करे कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके, यानी कि एक तरह से फ्रीडम मिल गई सुप्रीम कोर्ट को, पूर्ण न्याय देने के लिए आवश्यक कदम जो भी जरूरत हो वो मिल जाए, उठा सके सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी जाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति देता है। तो जो 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की भी पावर देता है अगर पूर्ण न्याय की जरूरत पड़े तो। ये 142 काफी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसी को बोला था क्या? मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल बोला था इसको हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने, कि इसको न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं अदालतें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं। जो भी आदेश 142 के तहत आएगा वो पूरे भारत में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का। न्यायिक सक्रियता, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक और कानूनी सुधारों को बढ़ाने में मदद करता है। यह न्यायिक सक्रियता भी लाता है 142। इसका उपयोग जनहित याचिकाओं में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जनहित याचिकाओं को स्वीकार करके सामाजिक और कानूनी सुधारों को बढ़ावा दिया है। सामाजिक और कानूनी सुधार से बढ़ावा मिलता है 142 से। अगर जनहित याचिकाएं आएंगी तो उससे सामाजिक सुधार होगा, उससे कानूनी सुधार होगा, ये इसका फायदा हुआ है 142 का। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करके शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है 142 के जो विशेष अधिकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका इस्तेमाल किया, और जो शक्तियों का पृथक्करण है उसके सिद्धांत का किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उल्लंघन। तो इसी कुछ बेस पर, इन्हीं कुछ आधारों पर हमारे उपराष्ट्रपति ने कहा है इसको कि न्यूक्लियर बम की तरह इस्तेमाल कर रही है 24/7 हमारी अदालतें। आर्टिकल
142 को। राज्य को कारण बताने होंगे किस चीज के। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइम लाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। जब कोई समय सीमा तय हो जाए तो फैसला किसके टाइम अंदर आना चाहिए, कुछ टाइम लिमिट के अंदर आना चाहिए। और राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी का कारण बताना पड़ेगा। मेन जो बवाल हुआ है वो इस लाइन पे हुआ है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके पास अगर कोई बिल आता है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस पर डिसीजन लेना होगा, या अगर डिसीजन नहीं लेते हैं, देरी होती है तो उसका कारण बताना होगा। यहां से हुआ है सारा बवाल। बिल बार बार वापस नहीं भेजे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, लेकिन बार बार नहीं। विधानसभा उसे फिर से वापस करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा। कि अगर राज्य की जो विधानसभा है उसको वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो अब की बार राष्ट्रपति को फाइनल डिसीजन लेना होगा। बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। ये थी बातें जिससे प्रॉब्लम हुई है। और ये चीजें, जो ये मुद्दा है, ये काफी चर्चाओं में आ गया मीडिया, सोशल मीडिया में। तो कानून मंत्री सिब्बल, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। तो इधर जो कानून मंत्री हैं, ये कपिल सिब्बल, जो कानूनविद यानी कि हमारे जो एक वकील हैं, तो इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसला बिल्कुल सही है, सराहनीय है। इससे सरकारें जो हैं जानबूझकर फैसले को देरी नहीं कर सकती, यानी कि रोक नहीं सकती हैं। इन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णय का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। सरकार का विपरीत रुख खारिज किया गया है। जो अटॉर्नी जनरल है वो समय सीमा निर्धारित करने के खिलाफ हैं। तो बहुत सारे लोग जो समय सीमा ये 3 महीने की दी है इसके खिलाफ हैं, लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा है। तो हमारा जो भारत के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो 2 पार्ट में बढ़ चुका है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में है, एक उसमें राष्ट्रपति के पक्ष में है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति ने बयान दिया उसके पक्ष में। लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को कवर कर रहा है, या क्या राष्ट्रपति जो देरी से काम कर रहे हैं उससे काम होने में टाइम लग रहा है? तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको कानून पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, राष्ट्रपति का क्या है, या हमारी सरकारों का क्या अधिकार क्षेत्र है, संसद का क्या अधिकार क्षेत्र है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतने रखेंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।